अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम कर रहे हैं 9th कंप्यूटर साइंस को डिस्कस। लास्ट क्लास में हमने डिटेल से डिस्कस किया था आर्टिफिशियल सिस्टम्स की कैटेगरी को। तो अगर किसी ने वो क्लास मिस की है सो आई हाईली रिकमेंडेड दैट कि पहले आप वो क्लास ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक ऐड कर दिया है 9th कंप्यूटर साइंस फुल बुक, आप उस पर क्लिक कीजिए, सीखो, उसमें सारी वीडियोस आपको मिलेगी। प्लेलिस्ट को फॉलो करने का बेनिफिट क्या होगा कि कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा। जैसे आप एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो सीढ़ी में एक पायदान मिस हो जाए तो उसे मिस करके स्किप करके अगले पॉइंट पे जाना थोड़ा सा दुश्वारी वाला होता है, तो क्यों मिस करना जब अवेलेबल है। तो सीक्वेंस में ही सारे टॉपिक्स को देखिएगा, आपको समझने में और तैयारी करने में आसानी होगी। तो आज का हमारा टॉपिक आर्टिफिशियल सिस्टम्स नहीं, उसकी टाइप्स हैं, जिसको हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो विदाउट अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आर्टिफिशियल सिस्टम्स किनको कहते हैं? जैसे नेचुरल सिस्टम्स थे जिन्हें अल्लाह ताला का एक निज़ाम चला रहा है, कुदरत चला रही है। तो आर्टिफिशियल सिस्टम्स क्रिएटेड एंड डेवलप्ड बाय पीपल, बाय ह्यूमंस। जो ह्यूमंस सिस्टम्स को बनाते हैं इंसानों की बेहतरी के लिए, जिससे तरक्की हो सके, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स फॉर डूइंग दैट सिस्टम्स। तो उन सिस्टम्स को क्यों बनाया गया है? कोई पर्पस होगा, या वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, या एक सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद कर रहे होंगे जो पहले से बना हुआ है। देयर आर मैनी रीजंस। अब उसकी कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ टाइप्स हैं। जैसे कि पहली टाइप क्या है? नॉलेज सिस्टम। ओके, तो नॉलेज सिस्टम क्या होता है? मैंने इसलिए छोटे मोटे बुलेट्स बना के यहाँ लिख दी, याद बुक वाला ही करना है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने कुछ मेन पॉइंट्स वहाँ से पकड़े और उनको यहाँ पे लिख दिया और 1-2% अपना भी एडिशन कर दिया, सिर्फ समझाने के लिए। सो शुरू करते हैं। नॉलेज सिस्टम डेवलप्ड टू कैप्चर, या सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैप्चर करने का क्या मतलब है? जब हम डाटा इकट्ठा करते हैं तो एक्चुअली हम कैप्चर कर रहे होते हैं डाटा। आपने पिक्चर्स के बारे में सुना होगा कि अक्सर कहा जाता है यार वो पिक्चर लेके आना। तो अगर मैं उसे इंग्लिश में कहूँ तो मैं क्या कहूँगा? प्लीज कैप्चर अ पिक्चर। कैप्चर का मतलब पकड़ना, चीज को इकट्ठा करना, दैट इज कॉल्ड कैप्चरिंग, पकड़ने को कहते हैं। ठीक है, तो डेवलप क्यों किया गया? नॉलेज सिस्टम डेवलप किया गया कैप्चर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए और फंक्शंस, इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए। ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी, मिलेंगी, इसलिए मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा अच्छे से समझाने की। ओके, अब बात करते हैं कि नॉलेज सिस्टम करता क्या है। एक कैटेगरी है साइंस की जिसमें हमें इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना है। ठीक है, क्यों इकट्ठा करना है भाई? सिर्फ इसलिए कि जब हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे, तो वो चीज़ हमारे काम आए। इसको सबसे आसान से तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक डिश पकाने लगे हैं, एक ऐसी डिश जो आज से पहले आपने कभी बनाई नहीं, और इत्तेफाक की बात है कि आपके घर में भी कभी किसी ने नहीं बनाई और ना ही आपने कभी देखी कि वो बनती कैसे है। अब ये एक नई चीज़ है आपके लिए, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक छोटा सा कोई रसाला टाइप पम्फलेट या लीफलेट चाहिए जहाँ पे उसका प्रोसेस लिखा हो, कि मैगजीन में पूरी डिटेल बताई हो कि ये ऐसे बनेगा। तो आप स्टेप वाइज उसे फॉलो करने लगेंगे। तो अगर आप गौर करो तो यहाँ पे बात वही है कि कैप्चर की गई इंफॉर्मेशन, जो प्रोसेस है उसको किया गया है, आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है। किससे? नॉलेज से। अब जो स्टोर हुई इंफॉर्मेशन है, आप क्या कर रहे हैं? आप उसे रिट्रीव कर रहे हैं। रिट्रीव का मतलब होता है निकालना। जैसे आपने अपनी कोई फोटोग्राफ्स ली और फोन में सेव कर दी, कुछ 1-2 हफ्ते के बाद आपको याद आया कि वो फोटोज तो मैंने देखी नहीं, मैंने सेंड करनी है किसी को, तो आप जो गैलरी में सर्च कर रहे हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिट्रीविंग, डाटा निकालना। तो हम नॉलेज सिस्टम में क्या करते हैं कि जो पहले से स्टोर इन्फॉर्मेशन है उसे भी यूज करते हैं और दिन ब दिन उसमें और ज्यादा स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर। उसमें हमें प्रोसेस बताना पड़ता है, वो हमें फैसिलिटेट करता है, वो हमें स्टोर करके इन्फॉर्मेशन देता है। तो जो स्टोर इन्फॉर्मेशन है हम उसे रिट्रीव करते हैं और मैनेज करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को। अब ये मैनेज इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ? हम उसे कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर आपको कंप्यूटर साइंस पढ़नी है तो ठीक है, तो आप कंप्यूटर साइंस के टीचर से ही रब्ता करते हो। क्यों भाई? उसके बाद नॉलेज है कंप्यूटर साइंस का। अगर अब उसी से पूछेंगे बायोलॉजी का डीप नॉलेज उन्हें नहीं आता होगा, वो एक्सपर्ट नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने का मतलब है उन्हें सेक्शंस में डिवाइड कर देना। ये वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है। पुराने दौर में जब लाइब्रेरीज होती थी तो वहाँ सेक्शंस बने होते थे, तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन को क्या किया था? मैनेज किया हुआ था। हॉस्पिटल्स में जैसे आप जाते हैं तो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट डिफरेंट है, ठीक वैसे ही आई स्पेशलाइजेशन का डिपार्टमेंट डिफरेंट है, वैसे ही डेंटिस्ट का डिपार्टमेंट डिफरेंट होता है। हॉस्पिटल्स में अक्सर छोटी छोटी बिल्डिंग्स बनी होती, अब तो फ्लोर्स आ गए हैं कि डिफरेंट फ्लोर पे डिफरेंट फैसिलिटी अवेलेबल है। तो बात क्या बताई जा रही है कि मैनेज किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन को। तो आई होप सो कि आप बात को समझ पा रहे हो अच्छे से। ओके, तो नॉलेज सिस्टम क्या करता है? अच्छा, ये क्यों बनाया गया? इसको बनाया गया इफेक्टिवली फॉर, ये कर क्या रहा है? हमारी डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प कर रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप कोई भी डिसीजन लेने लगे हैं तो उसके बारे में आपके पास क्या होनी चाहिए?
इन्फॉर्मेशन। तो वो इन्फॉर्मेशन जो है कहाँ से आ रही है? नॉलेज से आ रही है। एक नॉलेज है, उसको इकट्ठा किया गया तो इन्फॉर्मेशन बनी। वो इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? ताकि हम डिसीजन मेकिंग कर सकें। इसकी बहुत ही एक छोटी सी आसान सी एग्जांपल है। आपने बाइक खरीदनी है, ठीक है, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की एज में ना अक्सर लोग बाइक राइड करना सीखते हैं, तो आपको ये बात जल्दी समझ आएगी, आप पिक कर लेंगे। अब आपने जो बाइक खरीदनी है तो आपके पास डिफरेंट किस्म का नॉलेज है कि ये बाइक लेनी है, ये बाइक लेनी है या ये बाइक लेनी है। तो जब डिस्कशन छिड़ेगी तो जो बात आप दलील के तौर पे दोगे, नहीं मुझे ये बाइक नहीं लेनी, ये लेनी है, वो बात क्या होगी? डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रही है आपकी कि ये डिसीजन ले रहे हो ना कि ये नहीं लेनी, ये लेनी है। या आप लैपटॉप खरीदने गए हो, कंप्यूटर खरीदने गए हो, तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो नॉलेज पे बेस्ड है कि नॉलेज इन्फॉर्मेशन इकट्ठी मिली, उसे स्टोर करके रिट्रीव किया, बाहर निकाला, उसको यूज़ किया, उसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। और बिल्कुल ठीक बात है, अगर बाइक नहीं खरीदनी, जैसे मुझे कभी भी कोई मेरा वो नहीं है, मतलब मेरा मूड नहीं है कि मैं कभी टेस्ला की कोई गाड़ी खरीदूंगा। ऐसा नहीं कि पैसा आ भी गया तो नहीं, मैं फिर भी नहीं इतनी महंगी गाड़ी खरीदना चाहूँगा, या कोई ऐसा बहुत ही नेक्स्ट लेवल की अमाउंट वाली चीज़। तो ऐसी जगहों के लिए मैं उनको कभी खरीदना तो चाहता नहीं, तो फिर मैंने ऐसी इन्फॉर्मेशन को क्या करना? मैंने लर्न करना। हम इसके अलावा नॉलेज का क्या कर सकते हैं? हम लर्न कर सकते हैं। जैसे काफ़ी सेलफोन्स हैं जो बहुत कॉस्टली हैं, आई लव दैम बट आई डोंट वांट टू बाय दैम। क्यों नहीं, मैं बाय क्यों नहीं करना चाहता? मेरी ज़रूरत नहीं है वो। मैं नीड को और ख्वाहिश को डिफरेंट रखता हूँ हमेशा। हम नीड्स पे फोकस करेंगे तो बचे रहेंगे। जैसे आपको फॉर एग्जांपल अच्छे कपड़े चाहिए, लेकिन आप ये कहें नहीं मुझे उसी ही ब्रांड के ही कपड़े चाहिए, उतने महंगे ही चाहिए, तो अब आप क्या करें? ख्वाहिश पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। आपकी नीड कुछ और है, लेकिन आपकी ख्वाहिश आपके आड़े आ रही है। आप आई थिंक बात को समझ पा रहे हैं। तो जैसे मैं अपनी वालदा के लिए सेलफोन खरीदना चाहूँगा तो मैं नीड पे फोकस करूँगा। क्या कि उन्हें एक बड़ी स्क्रीन चाहिए जहाँ पे वो अच्छे से पढ़ पाएँ, उनकी अगर आई साइड में थोड़ी कमज़ोरी भी आ जाए तो टेक्स्ट को बड़ा कर लेंगी। फिर उनकी बैटरी टाइमिंग ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो इरिटेट ना हो। वो अच्छा गेमिंग सेलफोन ना भी हो तो चलेगा, उन्होंने कौन सी गेम्स खेलनी है, लेकिन उन्हें स्टोरेज थोड़ी ज़्यादा चाहिए क्योंकि फोटोग्राफ सेंड करनी, रिसीव करनी, एक्सेट्रा। आई थिंक आप बात समझ रहे हो। तो नॉलेज सिस्टम क्या करता है? डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और हमें लर्निंग बढ़ाता है हमारी। हम लर्न बहुत अच्छा करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल सही, जहाँ से बात शुरू हुई थी, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। वो मैगजीन की हेल्प से आप वो डिश बना सकेंगे जिसका प्रोसेस लिखा होगा। तो नॉलेज सिस्टम आई थिंक कुछ ना कुछ समझ आ गया। ये एक फील्ड है, ये एक क्या है? फील्ड है जहाँ पे नॉलेज इकट्ठा किया जा रहा है लोगों को सिखाने के लिए। ओके, उसके बाद इसकी दूसरी कैटेगरी आती है, सॉरी नॉलेज सिस्टम की कैटेगरी। अच्छा, यहाँ पे ये भी एक मजे की बात है, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे नॉलेज हो गया, फिर आगे 2 और आएंगी, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो नॉलेज सिस्टम की टाइप्स हैं। नॉलेज सिस्टम किस किस तरह का नॉलेज भाई, ये भी तो बताओ। तो जैसे हमारे सब्जेक्ट्स डिफरेंट तरह के होते हैं, वैसे ही नॉलेज सिस्टम भी डिफरेंट तरह के होते हैं। तो पहला नॉलेज सिस्टम क्या है? मैथमेटिक्स। हमारे वाला मैथमेटिक्स, जी हाँ बिल्कुल वही। क्यों बनाई गई है ये ब्रांच, ये फील्ड? ये पहले ये समझ लेते हैं, ये एक साइंस की फील्ड है या ब्रांच कह लीजिए। क्या करती है ये? विच फोकस ऑन नंबर्स। बिल्कुल सही बात है, सिंपल सी बात है ना, सादी सी। अगर कोई कहता है मैथ्स तो आपके माइंड में नंबर्स आते हैं कि यार ये कैलकुलेशंस की बात हो रही है, तो कैलकुलेशन किन पे की जाएगी? नंबर्स पे की जाएगी। ऐसा तो नहीं कहा जाएगा ना कि अली को उस्मान में ऐड करके बताओ क्या बनता है। तो ये कोई लॉजिक नहीं हुई। आई थिंक आप बात को समझ पा रहे हैं। हम कहेंगे 3 को 6 में ऐड करके बताओ क्या बनता है, तो हम कहेंगे 9। तो इसका मतलब मैथ्स जो है, कैलकुलेशन जो है, वो नंबर्स पे होती है। तो यही बताया जा रहा है कि बड़ी सादी सी बात थी कि मैथमेटिक्स सिस्टम्स एक ऐसी फील्ड या ब्रांच है जहाँ नंबर्स का काम होता है। क्यों होती है ये फील्ड, इसका फ़ायदा क्या है, तो वो यहाँ बताया गया। जहाँ पे भी अमाउंट्स हैंडलिंग की जा रही है, फॉर्म्स बन रहे हैं बड़े बड़े लेवल के, फाइनेंस मैनेजमेंट, आपके पूरे मुल्क का सिस्टम, किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा देना है, आर्मी को कितना पैसा दिया जाएगा, स्कूल सिस्टम्स को कितना पैसा दिया जाएगा, हेल्थ डिपार्टमेंट को कितना पैसा, कंस्ट्रक्शन को, रेलवे को। सो देयर आर सो मैनी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर गवर्नमेंट। सो यू नीड टू नो दैट कि आप किसको कितने नंबर्स देने लगे हो, किसको कितनी अमाउंट देने लगे हो, किसको कितना टाइम देने लगे हो। ये सारी चीज़ें मैथमेटिक्स हैं। स्टैटिस्टिक्स भी इनको कहा जाता है। आई थिंक आप बात को गेट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो अमाउंट्स हैंडलिंग, फॉर्म्स वगैरह की हैंडलिंग, फाइनेंस, सारे का सारा स्ट्रक्चरिंग। बिल्कुल सही बात है कि हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा। जैसे हम घर पे अक्सर अगर पापा की या मम्मा की सैलरी आती है तो अक्सर हम एक बजट बनाते हैं। वो बजट भी तो यही है, हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं फाइनेंस का कि इतनी फीस बच्चों की चली जाएगी, इतने पैसे राशन में चले जाएंगे, ये रेंट चला जाएगा, ये इतने पैसे पेट्रोल में लग जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सब कुछ क्या है? मैथमेटिक्स है। इवन कि हम छोटे होते बच्चे जब थे, हमें जब खर्चा मिलता था तो हम उसका भी स्ट्रक्चर बनाते थे। इतने पैसे हम सेव कर लेंगे, अगर हमें वहाँ से इतने पैसे मिलेंगे तो हम ये करेंगे। वो सब क्या है? मैथमेटिक्स।
पैटर्न्स एंड इन्वेंशंस, ये मैंने इन्वेंशन खुद से लिखा, पैटर्न आई थिंक बुक में भी लिखा हुआ है। पैटर्न का क्या मतलब है? देखिए मैथमेटिक्स हर उस जगह पे यूज होता है जहां पे आपको कोई भी डिसीजन मेकिंग नंबर्स से रिलेटेड करनी है, कोई भी डिसीजन मेकिंग। जैसे आपने एक पैटर्न फॉलो किया, मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं। पैटर्न फॉलो किया कि जो लोग फास्ट फूड खाते हैं वो ज्यादातर कोल्ड ड्रिंक्स भी यूज करते हैं, तो ये एक पैटर्न है ना। तो अब ये क्या है? नंबर्स हैं कि अगर 10 में से 10 लोगों ने फास्ट फूड की कोई भी चीज़ खरीदी, प्रोडक्ट खरीदी, बर्गर, पिज़्ज़ा, कुछ भी, उनमें से 8 लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स खरीदी। सब्जी खरीदने अगर 10 लोग गए तो उनमें से 1 या 2 ने कोल्ड ड्रिंक खरीदी। तो हमने क्या पैटर्न फॉलो किया? आप समझ गए होंगे, या एग्जाम्पल थोड़ी आड़ी तिरछी सी है लेकिन बात समझाने के लिए आसान है। आपने ये फॉलो किया या ये समझा कि यार जो लोग फास्ट फूड खरीदते हैं ना वो ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक्स खरीदते हैं, तो ये भी एक पैटर्न बन गया। आई थिंक आप बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है? ओके, इन्वेंशंस मैंने खुद से क्यों लिखा? देखिए मैथमेटिक्स जो है ना, दुनिया में कितनी भी इजाद हो जाए, इन्वेंशन का मतलब होता है इजाद, तो जब भी कोई नई चीज़ बनाई जाती है उसमें मैथमेटिक्स वेरी वाइटल रोल अप्लाई होता है। ये बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल उसमें प्ले करता है। क्यों? देखिए कोई गन बनाने लगा है, कोई एटम बॉम्ब बनाने लगा है, कोई टैंक बनाने लगा है, ये टूल्स की बात होगी, आर्म्स की बात होगी। या कोई पर्सन ऐसी वॉशिंग मशीन बनाने लगा है, या कोई पर्सन रेफ्रिजरेटर बनाने लगा है, तो वो सारे लोग जो चीज़ें बताने लगे हैं वो सब मैथमेटिक्स है कि हमारी मशीन इतनी जल्दी कपड़े धो देगी, इसमें इतना वाटर चाहिए, वो जो कितना वाटर क्वांटिटी है वो क्या है? मैथमेटिक्स है। तो हर एक चीज़ में, इन्वेंशन में मैथ्स का यूजेज पक्का है, कंपलसरी है। दैट्स व्हाई आई रोट हियर। तो आई थिंक आप समझ गए। ओके, लॉजिक बुक में जो बताया गया पहले उसकी बात कर लेते हैं। बुक में बताया गया थ्योरेटिकल मॉडल। थ्योरेटिकल मॉडल क्या होता है? जिसको आप अपनी सोच के मुताबिक एनालिसिस करके डाटा का सोच से बताते हो कि मेरे ख्याल से ऐसा होगा, तो वो जो भी आप अपने ख्याल से बता रहे हो उसे हम कहते हैं थ्योरी। तो ऐसा मॉडल जिसको थ्योरी की बेस पे बनाया जाए कि मेरे ख्याल से ऐसा होगा, उसे थ्योरेटिकल मॉडल कहते हैं। जैसे घर बैठे पापा कहें कि गांव में हमारी एक ज़मीन है जहां पे हमारे पास इतनी जगह है, उसमें हमें इतनी जगह पे फार्म हाउस बनाना है, उसका एक नक्शा बनाओ। तो अब आप जो अपने ब्रेन में ऐसे ही सरसरी तौर पे, वर्बली तौर पे बना रहे हो, उसे कहते हैं थ्योरेटिकल मॉडल। ये करता क्या है? कंसेप्ट एंड स्ट्रेटजीज ऑन आइडेंटिफाइंग। इससे हमें कंसेप्ट मिलता है, स्ट्रेटजी बनाना मिलता है। क्या करने के लिए? ऑन आइडेंटिफाइंग एंड, ये बात समझ लीजिएगा, हम कर क्या रहे हैं, इस मॉडल का यूज क्यों कर रहे हैं, हम थ्योरी क्यों यूज करते हैं? अगर हमें कोई नॉलेज है तो उसकी बेस पे हमने एक आइडिया बना लिया कि कंसेप्ट बन गया, स्ट्रेटजीज बन गई। स्ट्रेटजी मतलब कैसे करेंगे ये काम, तो हमें तो पता है मकान कैसे बनता है, फार्म हाउस कैसे बनेगा, उसकी स्ट्रेटजी बनाना बहुत ईजी है हमारे लिए। तो कंसेप्ट तो हमारा पहले ही है कि हमने बनाना क्या। ऑन, क्या करने के लिए? आइडेंटिफाइंग, हमें सबसे पहले पता लगाना है कि हमें क्या करना है और हमें ये कैसे करना है। एंड, ये समझिएगा, असेसिंग, वर्ड क्या है? ASSESSING। असेसिंग का मतलब होता है आपका अंदाजा, कुदरती तौर पे आपके नॉलेज की बेस पे कि ये ऐसे होगा। जैसे मैथ के टेस्ट की तैयारी करने लगे हैं तो दोस्त पूछते हैं यार मैं कौन सा चैप्टर पहले तैयार करूं, तो आपका अंदाजा ये कहता है कि यार ये वाले चैप्टर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, पहली तैयारी इसकी करो। दैट इज कॉल्ड असेसिंग रैशनले। अच्छा, रैशनले क्या होता है? रैशनल वर्ड सुना होगा, उसको अगर प्लूरल करें तो रैशनल को रैशनले लिखा जाता है। जैसे आपको शायद हैरानगी होगी सुनकर कि जो हमारे फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला वर्ड, फॉर्मूला, ठीक है, इसकी जो प्लूरल होती है वो फॉर्मूलाज नहीं होती, ठीक है, वो होती है फॉर्मूलाए। ई लगा दिया जाता है। तो कुछ इंग्लिश के वर्ड्स में प्लूरल के आगे ई लिखा जाता है, यहाँ पे वही है। रैशनल को रैशनले किया गया। क्यों? यहाँ बताया जा रहा है कि जब हम कोई एस्टिमेशन करते हैं किसी चीज़ का, असेसिंग रैशनले का मतलब कि हम सेट ऑफ रीजंस, रैशनले का मतलब होता है बहुत सारी वजूहात का एक सेट, तो हम बहुत सारी वजूहात के सेट को देखते हुए अपना अंदाज़ा लगाते हैं कि मेरे ख्याल से यहाँ पर ये होना चाहिए। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये सब क्या है? ये लॉजिक। लॉजिक सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस और इंफॉर्मेशन की बेस पे जब कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इनपुट हमें दी जाती है तो उसका सोल्यूशन बताते हुए हम अंदाजे लगाते हैं कि मेरे ख्याल से ऐसे करना चाहिए, मुझे लगता है कि ये होगा, और फिर आप स्ट्रेटजी भी बता देते हैं कि ये ऐसे किया जाएगा। तो जैसे मैंने प्लॉट की एग्जांपल दी थी, वो बड़ी अच्छी एग्जांपल इत्तेफाक से निकल आई। क्या थी कि हमें पता है कि यहाँ पे फार्म हाउस बनाना है तो कितनी जगह बने हमें चाहिए, उसमें कैसे कैसे टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना मैन पावर लगेगी, कितना पैसा लगेगा, वो सब कुछ हम कंसेप्ट बना रहे हैं एक स्ट्रेटजी की बेस पे कि एक स्ट्रेटजी ऐसे बनेगी। ठीक है, आइडेंटिफाई तो हमने कर ही लिया। अब ये सारा कुछ हमने डिस्कस करने के बाद जो बुक में एक और बात लिखी उसे भी पढ़ लेते हैं। ये किया क्यों जा रहा है? लॉजिक बनाई क्यों गई है? लॉजिक इसलिए नहीं बनाई गई, इतनी आसान कामों के लिए नहीं बनाई गई। लॉजिक बनाई गई है लॉजिकल थिंकिंग के लिए
एंड क्रिटिकल एनालिसिस के लिए, ओ माय गॉड क्रिटिकल एनालिसिस वर्ड आ गया। ये लॉजिकल थिंकिंग क्या है? जैसे मैं आपसे यह कहूं कि फॉर एग्जांपल हमें सुबह उठकर उस डेस्टिनेशन में पहुंचना है जो हमारे घर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अब आप सुबह उठ के कहें हाँ, बल्कि रात को सोते टाइम कहें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। मैं कहूँगा 10 मिनट में कैसे पहुंचोगे? हेलीकॉप्टर से। तो हेलीकॉप्टर तो है ही नहीं, तो ये कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, ये तो शेख चिल्ली बनने वाली बात है। या हम बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी लॉजिक के कह दें ये काम हम कर लेंगे, हाँ हमें टैलेंट नहीं है, हम फिर भी कर लेंगे। कैसे करेंगे? तो ये एक लॉजिकल थिंकिंग ना हुई। तो लॉजिकल थिंकिंग का क्या मतलब है कि आप सिचुएशन के हिसाब से वो बात करो जो पॉसिबल हो, जो की जा सके। जैसे रियल लाइफ के अंदर टॉम एंड जेरी नहीं है, या रियल लाइफ के अंदर हम कभी कभी कुछ मूवीज में सुपर हीरोज को देखते हैं तो हम कहते हैं जब भी दुनिया पे कोई आफत आएगी सुपर हीरोज आके, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, कोई आके बचा लेगा। वो रियल में नहीं है। तो ये एक लॉजिकल थिंकिंग ना हुई कि कोई प्रॉब्लम आएगी हम उसे ऐसे सॉल्व कर लेंगे। कैसे? कोई रीजन, कोई लॉजिक तो होगी तुम्हारी बात की। अक्सर हम कहते हैं तुम्हारी बात में कोई लॉजिक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी बात में दम नहीं होता, उसे लॉजिकल थिंकिंग कहते हैं। हम लॉजिकल थिंकिंग करते क्यों हैं? क्रिटिकल एनालिसिस के लिए। अब ये क्रिटिकल एनालिसिस क्या है? ऐसी प्रॉब्लम्स, क्रिटिकल का मतलब होता है पेचीदा, ऐसी प्रॉब्लम जिनका सोल्यूशन सिंपल ना हो उन्हें कहते हैं क्रिटिकल। और एनालिसिस का क्या मतलब होता है? ऐसी प्रॉब्लम्स को बार बार स्टडी करते रहना, डीपली स्टडी करते रहना कि इसमें से हमें क्या एलिमेंट्स दिख रहे हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। जब कोरोना नया नया आया था तो बहुत बड़ी भगदड़ मची थी, वो भी एक हमारे क्रिटिकल इशू का हिस्सा थी। तो हमने क्रिटिकल एनालिसिस की है, पता लगा जो लोग गर्म पानी पी रहे हैं वो जल्दी बीमार नहीं होते, उन्हें कोरोना जल्दी नहीं होता, हो भी रहा तो जल्दी ठीक हो रहा है। जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है उन्हें कोरोना नहीं होता। हमने डिफरेंट किस्म के एनालिसिस इकट्ठे किए, वो सारे क्रिटिकल एनालिसिस थे क्योंकि दुनिया ने पहली दफा इस चीज को देखा था। तो हम लॉजिकल सिस्टम किसको कहते हैं? जहां पर डिफरेंट किस्म का नॉलेज, लॉजिकल हमें सोचने की हम हिम्मत देता है, ताकत देता है, और हम क्रिटिकल एनालिसिस कर पाते हैं उस सारी इंफॉर्मेशन की बेस पे। आई थिंक थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा। ओके, डेटाबेस, ये सबसे आसान है। मैंने पहली लाइन में जितनी बातें लिखी हैं, ये डेटाबेस ना इंजीनियरिंग में एक पूरा कोर्स लगता है, तो मैं ये पहले ही ये बात बता देता हूँ कि डेटाबेस को क्यों बनाया गया। ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए। ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब? बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, ये मैंने लिख दिया, सेविंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। आपके पास इतना लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है कि आप एक सिंपल तरीके से सेव नहीं कर सकते। मैं बात को एक छोटी सी एग्जांपल से फिर से समझाता हूँ। जैसे मैं आपसे ये कहूँ एक्सेल की शीट ओपन करो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आई होप आपको पता होगा, नहीं पता तो जरूर पता करिए, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सारा पता होना चाहिए, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट चलाने आने चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ना डाटा एंट्रीज की जाती है, डाटा को सीक्वेंस में सेव किया जाता है टेबल्स की फॉर्म में, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ 10 एंट्रीज हैं, 20 एंट्रीज हैं, 50, 100, 1000, आप कहेंगे ओके एक्सेल में काम हो जाएगा। फिर मैं आपसे कहता हूँ 1,00,000 एंट्रीज हैं, अब एक्सेल भाई साहब थोड़े कांपना शुरू हो जाएंगे कि मैं इस काम के लिए नहीं बना, इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, लेकिन फिर भी आपने जबरदस्ती एक्सेल में सेव कर दिया। पर फिर मैंने आपसे कहा पूरे पाकिस्तान का डाटा सेव करना है, अप्रोक्सीमेटली 25 करोड़ का डाटा। अब आप फंस गए, हम सब फंस गए, सर एक्सेल में तो नहीं हो सकता, उसके लिए पूरा एक डाटाबेस चाहिए। क्या बोला हमने? उसके लिए एक डाटाबेस चाहिए, हमें एक पूरे का पूरा क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर। हमें सॉफ्टवेयर चाहिए क्या करने के लिए? मैनेजिंग करने के लिए। बिल्कुल, मैंने भी वही वर्ड लिखा था, बस वर्डिंग का थोड़ा फर्क है, ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सेव करना है। तो डाटाबेस की जरूरत पड़ती है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को सेव करने के लिए, ऑर्गेनाइजिंग वे में मिलेगा, A to Z आसानी से मिल जाएगा। फास्ट सर्चिंग, उससे सर्चिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। अब देखिए 24 से 25 या 30 करोड़ लोगों का डाटा, और उसमें से किसी एक पर्सन को सर्च करना, इसके लिए स्पीड चाहिए। अगर मैं पुराने दौर में चला जाऊं तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या होगा। मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे एक ऑफिस है और वहां पे आप गए और कंप्यूटर सिस्टम नहीं चल रहे, रजिस्टर्स चल रहे हैं, और 30 करोड़ लोगों में से एक पर्सन को ढूंढना है, तो आप कितना भी उसे फिल्टर करने की कोशिश करो, वो कंप्यूटर के साथ नहीं जीत सकते। जंग जब भी लड़ेंगे हारेंगे। क्यों? कंप्यूटर पे आपने सिर्फ आईडी का नंबर एंटर किया और वो पर्सन की सारी डिटेल आ गई 1-2 सेकंड के अंदर। सर वहां पे भी तो आईडी कार्ड के हिसाब से हम रजिस्टर सेट कर सकते हैं, सेक्शन कमरे बना सकते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है जहां पे 100 कमरा है और उसमें रजिस्टर्स पड़े हैं, और आपको आईडी कार्ड नंबर बताया गया है 10th फ्लोर के रूम नंबर 7 का, ठीक है। तो आप पहले लिफ्ट में बैठेंगे, वहां जाएंगे, रूम नंबर 7 में जाएंगे, वहां पे रजिस्टर्स लगे हैं बड़े बड़े, उनमें ढूंढेंगे कौन से वाले रजिस्टर में इसका डाटा होगा। उसके लिए पूरी आपके पास डिक्शनरी होगी, डायरेक्टरी होगी, पहले उसको सर्च करना पड़ेगा, फिर उस रजिस्टर का पता चलेगा, फिर उस रजिस्टर को खोल के एक एक पेज खोल रहे हैं, आस्ता आस्ता जैसे डिक्शनरी में वर्ड ढूंढा जाता है, तो बहुत टाइम लगेगा। तो डाटाबेस कर क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को सेव करता है, ऑर्गेनाइज करता है, सर्चिंग को फास्ट करता है, और रिट्रीविंग ईजी, रिट्रीविंग मतलब डाटा निकालना बहुत आसान हो जाता है।
तो ये 4 पॉइंट मैंने खुद से सोच के लिखे होते हैं। हमेशा जब भी मैं डेटाबेस पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग को, DBMS एक सॉफ्टवेयर, उनका एक पूरा कोर्स होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वहाँ पे हम इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। अभी मैं शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बुक में ये भी लाइन लिखी थी, सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग, डाटा को मैनेज करना, इजी रिट्रीवल, सेम बात आ गई, इसमें रिट्रीव करना डाटा आसान होता है, निकालना आसान होता है, एंड अपडेटिंग, बिल्कुल सही बात है, डाटा अपडेट करना बहुत ईजी है क्योंकि सेक्शंस पहले ही बने हैं। आपको लिखने के बाद अगर गलती हो भी गई तो मिटा कर दोबारा लिखना बहुत ईजी है। और खुदा ना करे आपके पास डाटा इतना लार्ज अमाउंट में आ गया है कि आपको याद रखना पड़ रहा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो डाटाबेस आपकी हेल्प करता है। डाटा जैसे कोई चीज़ चेंज करनी है तो उसे हम क्या कहेंगे, हमने उस चीज़ को अपडेट करना है। आई थिंक आप बात को समझ पा रहे हैं। तो इसकी एग्जाम्पल में 2 नाम लिखे गए हैं, वैसे दुनिया में बेतहाशा डाटाबेस है। और सबसे कॉमन क्या है, MySQL। पूरी दुनिया में सबसे कॉमन डाटाबेस है MySQL। इसके कंप्लीट कोर्सेज भी यूट्यूब पे पढ़े हैं, बहुत अच्छे टीचर्स ने पढ़ाए हैं। किसी का इंटरेस्ट हो डाटाबेस सीखने में तो ज़रूर सीखिएगा। MongoDB ये भी एक डाटाबेस सिस्टम का नाम है। तो ये सॉफ्टवेयर्स के क्या है, सिर्फ नाम। जैसे कोई कहे वीडियो प्लेयर बताओ, फ़ोन के लिए वीडियो प्लेयर बताओ, तो आप VLC का नाम ले लेंगे। MX प्लेयर मेरा फेवरेट फ़ोन में, उसका नाम ले लेंगे। इसी तरह आप क्या नाम किसका ले रहे हैं, वीडियो प्लेयर्स का। वैसे ही डाटाबेसिस के भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जिनमें से एक का नाम MySQL है, एक का नाम MongoDB है। होपफुली समझ आ गया। ओके, जल्दी से टॉपिक का ख़त्म करते हैं। लास्ट एक टाइप बताई गई है नॉलेज की, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये बिल्कुल वही बात होने लगी है जो हमने स्टार्ट पे की थी। एक ऐसा सिस्टम, जो बात यहाँ लिखी है, स्पेसिफिक एप्लीकेशंस फॉर कैप्चरिंग। स्पेसिफिक एप्लीकेशंस का क्या मतलब है, आजकल बहुत सारी एप्लीकेशंस बना दी गई हैं, स्पेसिफिक एप्लीकेशंस बना दी गई हैं, क्या करने के लिए, वही सारा काम जो अभी हमने डिस्कस किया। फॉर कैप्चरिंग, डाटा कैप्चर करने के लिए। आर्काइविंग, ओ माय गॉड ये वर्ड आ गया यहाँ पे। आर्काइविंग का क्या मतलब होता है, देखें, जब हमारे दुनिया के अंदर कुछ ऐसा डाटा आ जाता है जो इतना कीमती है कि हम उसे काफ़ी सिक्योर जगह पे रखना चाहते हैं, या हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं अपना एक बेहतरीन लाइब्रेरी बनाने के लिए, ये बहुत महंगी बुक्स यहाँ लगी हैं, उस जगह को आर्काइव्स कहा जाता है। आर्काइव्स। तो आर्काइविंग का क्या मतलब हुआ, अपना खजाना महफूज करना, इंफॉर्मेशन का खजाना। जी हाँ, इंफॉर्मेशन भी एक खजाना ही होती है। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम ये एक ऐसी फील्ड है जहां पर हम स्पेसिफिक एप्लीकेशंस बना रहे हैं, बन रही हैं। विकिपीडिया एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, यूट्यूब एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, गूगल खुद एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। वो सर्चेस को सर्च बताता है, यानी सर्चेस को सर्च करके देता है कि ये सारी सर्चेस आ गई तुम्हारे क्वेश्चन से रिलेटेड, इनमें से देख लो कौन सी वेबसाइट तुम्हें सूटेबल है। यूट्यूब हमें बनी बनाई वीडियोस दे देता है जब भी हम कोई चीज़ सीखना चाहते हैं। विकिपीडिया पे हमें सारी इन्फॉर्मेशन तकरीबन टूटी फूटी सी मिल जाती है जो भी हमें रिक्वायर्ड होती है। तो हम ये कहेंगे कि स्पेसिफिक एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन, एप्स अब जल्दी समझोगे, सर एप्स भी तो हैं, हाँ बिल्कुल, उन्हें एप्लीकेशंस कहते हैं। एप्स एक शॉर्ट फॉर्म है एप्लीकेशंस की। तो स्पेसिफिक एप्लीकेशंस फॉर कैप्चरिंग डाटा, आर्काइविंग डाटा, ऑर्गेनाइजिंग डाटा, ऑर्गेनाइज हुआ मिलता है, एंड डिससेमिनेटिंग डाटा। अब ये डिससेमिनेटिंग डाटा का क्या मतलब है, अगर मैं इन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर दूं जो हमने पढ़ा तो उसे कहेंगे डिससेमिनेटिंग डाटा। मैं इतना स्लो ख़राब करके वर्ड को क्यों पढ़ रहा हूँ, डिससेमिनेटिंग को, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। अगर आप एक डाटा इकट्ठा करते हैं, उसे एक जगह पे ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, दिन ब दिन उसे अपडेट कर रहे हैं, उससे अच्छा क्रिटिकल एनालिसिस किया जा सकता है, उससे अच्छे रिजल्ट्स निकाले जा सकते हैं, उसको पढ़कर आपका प्लान अच्छा बन सकता है, तो उस पूरे चीज को, प्रोसेस को कहते हैं डिससेमिनेटिंग डाटा। जैसे पाकिस्तान भी अगर कोई नया प्लान बनाना चाहे तो पुराने सालों के सारे डाटा की गलतियां निकाल के रख ले कि ये गलतियां हमने नहीं दोहरानी। तो उसका तरीका क्या होगा कि हमें पहले पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या कुछ हो चुका है, कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक्स आई हैं। जैसे हम अपनी बॉडी की बात करें तो अक्सर आपने सुना होगा वालदा को या किसी बुजुर्ग को या किसी भाई बड़े को या अंकल आंटी को कहते हुए, मैंने आज ये खा लिया ना, इस वजह से मेरी तबीयत को ये हो रहा है। ये क्या है, उनकी इंफॉर्मेशन उन्हें बता रही है, डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प कर रही है। तो ये सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जाए तो बनता है डिससेमिनेटिंग डाटा। आई थिंक कुछ ना कुछ हेल्प मैंने आपकी कर दी होगी इस टॉपिक को समझने में। थोड़ा डिटेल से बताना था कि नॉलेज सिस्टम होता क्या है, एंड आई थिंक सो आई एम क्वाइट सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग यू। तो क्या करिएगा, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप जब किसी चीज़ को सीखें ना तो वो दूसरों को भी सिखाने की कोशिश ज़रूर किया करें, क्योंकि हमने दुनिया से एक दिन चले जाना है। तो इल्म जो ऐसी चीज़ है कि बहुत ही कमाल की बात की थी अम्बेडकर जी ने। उन्होंने कहा था कि इल्म जो है ना, ज्ञान जो है, एजुकेशन जो है, वो शेरनी का दूध होता है। ज़रा गौर से सुनिए इस बात को। क्या कहा उन्होंने कि इल्म जो है वो शेरनी का दूध है, जो भी इसे पी लेता है ना उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर आप गौर करें, अगर आप एक जगह मौजूद हैं, कोई डिस्कशन हो रही है और उसका सोल्यूशन आपको पता है, तो आप में खाम में एक कॉन्फिडेंस आया होगा कहीं ना कहीं से।
तो वो नॉलेज है, तो उसकी कदर करनी है, उसकी जो इज़्ज़त है वो करनी है और दूसरों तक पहुंचाने की भी कोशिश करनी है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी जिम्मेदारी बनाई है। खुतबा हुज्जतुल विदा पे भी आपने यही फरमाया था, ये मैंने तुम्हारे लिए दीन पसंद कर लिया, अब फैल जाओ अल्लाह की ज़मीन में इसे लेकर और सब तक इसे पहुँचाओ। तो इन्फॉर्मेशन भी वही चीज़ है, अब तक कोई नॉलेज आए ज़रूर से आगे तक पहुँचाइए, सबसे बांटा कीजिए, इन्फॉर्मेशन भी और हेल्प भी सबकी किया कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखिए और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।